Good morning, beta. In last online class, we have completed the chapter The Story of a Food. उसको हमने पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। हमने क्या क्या चीज़ें सीखी वो भी हमने देख लिया। सो टुडे वी आर गोइंग फॉर अ एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज में पूरा आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ एक्सरसाइज की जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिखनी है विद गुड हैंडराइटिंग, कुछ भी काट कुट किए बिना अच्छे से रेगुलर नोटबुक में आपको उसको लिखना है। ठीक है, बट आज के वीडियो में पूरी एक्सरसाइज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो ये एक्सरसाइज है द स्टोरी ऑफ अ फूड में से। ठीक है, सो डायरेक्टली ही पेज नंबर 157 में थिंक एंड आंसर पे हम चले जाएंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, रिजू हैज़ अ स्मॉल वेजिटेबल गार्डन। रिजू जो है एक लड़का है जिसके पास छोटा सा वेजिटेबल का गार्डन है, मतलब उसके पास एक छोटा सा गार्डन था। उसमें उसने अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ सब्जियां लगाई उसके घर के पीछे, इन हिज बैकयार्ड। घर के पीछे थोड़ी सी जगह होगी तो वहां पे उसने सारी चीज़ें उगाई। ही ग्रोस सीजनल वेजिटेबल्स इन स्मॉल बेड्स। वो क्या करता है, सीजन के हिसाब से छोटी छोटी क्यारियां बनाता है और कुछ कुछ सब्जियां उगाता है सीजन के अनुसार। इन हिज स्मॉल बेड्स, छोटे छोटे क्यारी बना के। सो हिज फैमिली एंजॉयज फ्रेश वेजिटेबल्स इन एवरी सीजन, ताकि उसका जो परिवार है वो ताज़ा सब्जियां खा सके सीजन के अनुसार, जब जब जो सीजन में जो सब्जी आती है वो। तो इज रिजू अ फार्मर, तो क्या रिजू एक किसान है, क्या वो एक फार्मर है? तो नहीं। फार्मर जो होता है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे सब्जियां उगाता है या फिर अलग अलग अनाज उगाता है। सो रिजू इज नॉट अ फार्मर। सो नो राजू, यहाँ पे राजू कर दिया, देखो रिजू का यहाँ पे गलती है, यहाँ पे आपको लिखना है रिजू। जो नाम क्वेश्चन में है वही नाम इस्तेमाल करना है। सो नो रिजू इज नॉट अ फार्मर। रीजन क्या है? क्योंकि फार्मर बहुत ही बड़े तौर पे प्रोडक्शन करता है। द प्रोडक्शन डन बाय फार्मर इज फार फार मोर कंपेयर टू द रिजूज बैकयार्ड। ठीक है, सो ही इज नॉट अ फार्मर। Second question is, what is the difference between a vegetable vendor and a farmer? पूछ रहे हैं कि क्या फर्क है किन किन के बीच में, वेजिटेबल वेंडर्स जो हाथ लारी लेके सब्जियां बेचने आते हैं उनमें, एंड अ फार्मर और किसान में जो सब्जियां उगाते हैं। तो आंसर आपको ऐसे लिखना है, अ फार्मर इज अ पर्सन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो किसान वो व्यक्ति है जो खेती बाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो अलग अलग सब्जियां, अलग अलग पेड़ पौधे को उगाता है। फूड और रॉ मटेरियल्स, और वो सारी रॉ चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि मिट्टी, ज़मीन, खाद, सूरज की रोशनी, ये सारी रॉ चीज़ें हैं, तैयार नहीं है। वेर एज अ वेजिटेबल वेंडर इज अ पर्सन, जहाँ पे जो सब्जी बेचने वाला है हाथ लारी लेके, वो इंसान है हु सेल्स वेजिटेबल्स, जो सब्जियां बेचता है, एंड फ्रूट्स और फल बेचता है, इन अ स्ट्रीट, रस्तों पे, गलियों में, और ऑन अ मार्केट या फिर सब्जी मंडी में, प्लेस विच आर बॉट फ्रॉम होलसेलर्स, और वो सब्जी मंडी में से बड़े क्वांटिटी में लाया होता है और वो बाद में गलियों में जाके बेचता है। ठीक है, तो अभी आपको भी पता चल गया कि वेजिटेबल वेंडर और फार्मर में क्या फर्क होता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रोसर एंड अ ग्रेन मर्चेंट? क्या फर्क होता है किन किन के बीच में? देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। What is the difference between a grocer and a grain merchant? ग्रोसर मतलब किराने वाला, और ग्रेन मर्चेंट मतलब वो जो तंबू डाल के बहुत ही ज्यादा मसाले बेचता है ना, कभी आपने देखा भी होगा ग्रेन मर्चेंट। उसका ना एक बहुत ही बड़ी जगह होती है, तंबू डाले हुए होते हैं और उसके पास बहुत सारा अनाज होता है। ठीक है, और वो सीजन के हिसाब से आता है, वो ऐसा नहीं कि उसकी दुकान होती है।
जबकि जो किराने वाला है उसकी दुकान होती है और वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। जबकि ग्रेन मर्चेंट के पास सारी चीज़ें नहीं मिलती, वो कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बेचता है, क्वांटिटी में। तो देखो पढ़ते हैं, A grocer is a owner or operator of a store that sells general food supplies and certain non-edible articles of household use। ठीक है, तो ग्रोसर मतलब किराने वाला कौन होता है? ओनर मतलब मालिक होता है, या ऑपरेटर या दुकान को चलाने वाला होता है, ऑफ अ स्टोर मतलब दुकान, दैट सेल्स जो बेचता है, जनरल फूड सप्लाईज सामान्य तौर पे ज़रूरत पड़ने वाली खाने की चीज़ें, जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें वो बेचता है। एंड सर्टन नॉन एडिबल आर्टिकल्स ऑफ हाउसहोल्ड, और कुछ ऐसी भी चीज़ें बेचता है जो खाने के नहीं किसी और के इस्तेमाल में आती है, जैसे कपड़े धोने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, और ये सारी चीज़ें भी बेचता है जो घर में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, जैसे कि सोप्स साबुन हो गया, पेपर प्रोडक्ट्स कागज़ की चीज़ें हो गई। जबकि अ ग्रेन मर्चेंट डील्स इन फूड ग्रेन्स, जबकि जो ग्रेन मर्चेंट है, जो व्यापारी होते हैं, अनाज के व्यापारी, वो फूड ग्रेन्स मर्चेंडाइजर, वो क्या करते हैं, बहुत ही बड़े स्टॉक में ये ग्रेन्स लेके आते हैं, एंड एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड, और वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये लोग बेचते नहीं, आप इनके पास जाओगे तो आपको वो किलो 2 किलो में कोई भी सामान नहीं देंगे, ये रिटेल वाले हैं। रिटेल मतलब एक जगह से लिया और दूसरी जगह पे दिया, वो डायरेक्टली बेचते नहीं हैं, इसीलिए उनको रिटेल ट्रेड बोला जाता है। रिटेल ट्रेड का मतलब होता है बीच वाला आदमी जो डायरेक्ट कंज्यूमर से कांटेक्ट में नहीं आता, वो बीच में एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है, तो दैट इज रिटेल ट्रेड। और सेलर जो होता है, ग्रोसर जो होता है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को चीजें बेचता है, ठीक है, वेरी गुड। तो इन तीनों के आंसर इसी तरीके से आपको लिखने हैं, चाहो तो आप वीडियो में से भी लिख सकते हो, अदरवाइज मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें से भी आप लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, नेम 3 खरीफ क्रॉप्स एंड नेम 3 रबी क्रॉप्स। हमने देखा टोटल 12 नाम है, खरीफ के 7 है और रबी के 5 है, बट यहाँ पे 3-3 ही पूछे गए हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपको 12 के 12 हो सके तो याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखने हैं, तो खरीफ में हम लिखेंगे राइस, मेज, मैलेट, जबकि रबी क्रॉप में लिखेंगे वीट, बरले एंड मस्टर्ड, ठीक है। तो ये 3-3 चीजें आपको याद रखें। चाहो तो ऊपर 5 लिखो, नीचे 7 लिखो, टोटल 12 लिखो तो भी चलेगा। मोर इज एक्सेप्टेबल, जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए सवालों का जवाब दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयरिंग द ग्राउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मिंग। मैदान को तैयार करना, खेत को तैयार करना खेतीबाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्यों? बिकॉज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो खेत को तैयार करना सबसे पहला स्टेप होता है पेड़ पौधों को उगाने से पहले। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस अ फर्म एंड वीड फ्री सीड बेड फॉर रैपिड जर्मिनेशन एंड इमर्जेंस ऑफ द क्रॉप। तो हमारा मुख्य हेतु, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मतलब मुख्य, अल्टीमेट का मतलब होता है मेन, प्राइमरी, ऑब्जेक्टिव मतलब हेतु, हमारा लक्ष्य क्या है? टू प्रोड्यूस अ फर्म मतलब सबसे अच्छा, एक दिखने में भी और ऑपरेट करने में भी, एंड वीड फ्री, वीड फ्री मतलब ऐसी चीजें जहां पे दूसरी चीजें ना उग जाए, ठीक है। सीड बेड, सीड बेड मतलब आप बीज को इस तरीके से बोओगे कि वो सब एक लाइन में दिखे, आप पूरे खेत में घूम सको और साथ साथ पूरे खेत में प्रोडक्शन भी कर सको, उगा भी सको। फॉर रैपिड जर्मिनेशन, उसके साथ साथ है जल्दी चीजों को उगाना। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 पौधे एक दूसरे के बहुत नजदीक लगाओगे तो दोनों में से एक पौधा मर जाएगा,
क्योंकि उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे। तो उन दो पौधों के बीच में थोड़ा सा अंतर डिस्टेंस होना जरूरी है। तो उसी हिसाब से हमें लैंड को तैयार करना चाहिए। तो आप अगर परफेक्ट डिस्टेंस रखोगे तो वो जल्दी उग जाएगा और क्वालिटी भी अच्छी होगी। एंड इमरजेंस ऑफ द क्रॉप, और हमारे देश में खाने की बहुत ही ज़्यादा और जल्दी ज़रूरत है, तो उसको पूरा करने के लिए ग्राउंड प्रिपरेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टिलिंग अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल एंड टू ब्रीथ इजीली। ये टिलिंग जो है, ज़मीन को जब हम खोद देते हैं, ज़मीन को उबड़ खाबड़ कर देते हैं, टिलिंग का मतलब होता है उबड़ खाबड़ कर देना खोद के। अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिसकी मदद से उबड़ खाबड़ करने की वजह से जो रूट होते हैं, मूल होते हैं, वो ज़मीन में अंदर तक जा सकते हैं एंड ब्रीथ इजीली, और सांस भी ले सकते हैं। It also supports the growth of the earthworms and microbes, और इन्हीं की मदद से बहुत ज़्यादा ज़मीन के जो कीड़े होते हैं और ऐसे बैक्टीरिया जो पेड़ पौधों को मदद करते हैं, वो भी जिंदा रह सकते हैं अगर हम ज़मीन को अच्छे से तैयार करते हैं तो इसीलिए प्रिपेयरिंग ऑफ ग्राउंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मिंग। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। सेकेंड, नेम 3 मशीन्स फार्मर्स यूज टू प्रिपेयर द फील्ड्स। ऐसे 3 मशीन का नाम बताइए जो किसान इस्तेमाल करता है अपने खेत को तैयार करने के लिए। तो ये तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, बट कोई भी 3 बोले हैं तो अ प्लफ, अ कल्टीवेटर एंड अ डिस्ट्रीब्यूटर। इन तीनों के काम आप याद करो, प्लफ क्या करता था, कल्टीवेटर क्या करता था और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता था। ये आपके लिए, वीडियो को पॉज करो और याद करने की कोशिश करो, या फिर बुक में एक बार देख लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सीड ड्रिल यूज्ड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड ड्रिल जो है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर सोविंग द सीड्स। सीड ड्रिल जो होता है वो बीज को बोने के लिए, जमीन के अंदर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डज द क्लाइमेट प्ले इन फार्मर्स लाइफ। किसान की जो जिंदगी होती है उसमें वातावरण का क्या भाग होता है, वातावरण किस तरीके से किसान की जिंदगी को अफेक्ट करता है। सो क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर आर इंटर रिलेटेड। तो जो वातावरण होता है और खेतीबाड़ी होती है वो एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड होती है। इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स एग्रीकल्चर इन नंबर ऑफ वेज। जो हमारा वातावरण बदलता है वो कई कई तरीकों से एग्रीकल्चर मतलब खेतीबाड़ी को अफेक्ट करता है, उस पर असर डालता है। अ फार्मर इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर हिज फार्मिंग। ज़्यादातर किसान बारिश के ऊपर ही अपनी खेतीबाड़ी कर रहे होते हैं। द चेंजेस इन एवरेज टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स etc। अभी कुछ चेंजेस जैसे कि टेम्परेचर का ज़्यादा या कम होना, बारिश का ज़्यादा या कम होना, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जैसे कि अभी ताउते आया था ना वो चक्रवात, ऐसी तरीके से, या फिर भूकंप आ गया, या फिर ऐसे क्लाइमेट एक्सट्रीम बोला जाता है इनको, मतलब जो वातावरण को बदल देते हैं उसको बोलते हैं क्लाइमेट एक्सट्रीम्स etc। ये सारी चीज़ें अफेक्ट्स द प्रोड्यूस ऑफ फार्मिंग, असर डालती है किस पे, जो किसान जो है वो अपनी खेतीबाड़ी से जो भी चीज़ें उगाता है उसके ऊपर असर डालती है। Thus, the climate play a major role in a farmer's life। उसी वजह से ये जो वातावरण वो है वो किसान की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, ओके। हेल्प वंदिता अरेंज द कार्ड्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। वंदिता करके एक लड़की है, उसको हमें मदद करनी है ये जो फोटोग्राफ्स हैं उसको करेक्ट ऑर्डर में डालने के लिए। अभी यहाँ पे सीधा आंसर ही है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पूरे नंबर्स लिखे हुए ही है, बट जब बुक में लिखो तो इसी तरीके से आप लिखो ना। अभी देखो पहला क्या है,
फार्मिंग हो गया। दूसरा देखो सीड बोइंग हो गया। तीसरा कहाँ है, यहाँ पे देखो वो बाकी चीज़ों को जो आजू बाजू उग जाती है ना उसको निकाल रहा है। फोर्थ क्या है, वो यूज कर रहा है कौन कौन सी चीज़ें, मैन्यूअर खाद को इस्तेमाल कर रहा है, पेस्टिसाइजर्स मतलब कीड़े मकोड़ों को या ऐसी चीज़ें जो नुकसान पहुंचाए उसको बाहर निकाल रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहा है। दैट इज फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप कहाँ पे है, देखो हाँ, ये सारी चीजें उगने के बाद वो कल्टीवेट कर रहा है, उसको निकाल रहा है। बाद में सिक्स स्टेप देखो, वो मंडी लेके जा रहा है सारी चीजों को पैक करके। सेवेंथ स्टेप कहाँ है, मंडी से वो चीजें ट्रेन में लेके अलग अलग जगह पे जाती है, ठीक है, जैसे कि अलग अलग स्टेट में पहुंचती है। आठवां स्टेप देखो, ग्रेन स्टोर में वो सारी चीजें जाती हैं। और नौवां स्टेप देखो, आप उसको अपने घर पे लेके आते हो। तो इसी तरीके से किसान से लेके आपके घर के बर्तन तक के सारे स्टेप यहाँ पे दिखाए गए, ठीक है। तो ये चीज भी हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर फूड प्रोड्यूसिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। भारत जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खेतीबाड़ी करने वाला देश है। ऑलमोस्ट द एंटायर इंडिया इज अंडर कल्टीवेशन। भारत का ज्यादातर हिस्सा कल्टीवेशन मतलब खेती को निकालने के अंडर ही है, ज्यादातर जमीन उसकी खेतीबाड़ी में ही इस्तेमाल होती है। राइस, व्हीट, मेज, जोवर, बाजरा, बार्ली, रागी, ग्राम, sugarcane, pulses, potatoes and fruits are grown in different regions of India. ये अलग अलग चीजें पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स में उगाई जाती हैं। नेम टू स्टेट्स वेयर द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन। ऐसे दो स्टेट्स बताइए, राज्य बताइए जिसमें नीचे दी गई चीजें उगाई जाती हो। तो इसको ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी याद रहे। जैसे कि बात करें राइस, चावल, इसको सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में उगाया जाता है। आप बोलोगे सर यहाँ पे ज्यादा क्यों, क्योंकि राइस कौन सा फॉर्म है, खरीफ है या रबी है, तो उसी हिसाब से कहाँ पे ज्यादा बारिश होती है उसी हिसाब से इसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज्यादा राइस बनाता है। शुगर कैन, गन्ना, आप शुगर कैन का जूस पीते हो ना वो समर के टाइम पे, हाँ, तो वो कहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा शुगर कैन बनाते हैं। मेज, मेज होता है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मेज बनाए जाते हैं। एप्पल्स, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा एप्पल्स बनते हैं। वीट, पंजाब और मध्य प्रदेश। पोटेटोस, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। जोवर, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ग्राम, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हो सके उतने आपको याद रखने होंगे, ठीक है। नाउ थिंक एंड आंसर। क्या आंसर देना है थिंक एंड आंसर में? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग बीइंग्स। प्लांट्स मतलब पौधे, एनिमल्स मतलब जानवर एंड ह्यूमन मतलब इंसान, ये सभी लिविंग बीइंग्स हैं, सजीव है जो जिंदा रहते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड्स फूड, सारे जिंदा रहने वाली चीजों को खाने की जरूरत होती है। What role does the farmer play in each living being's food requirement? तो जो फार्मर होता है, किसान होता है, वो कौन सा रोल प्ले करता है इतने ज्यादा खाने की जरूरत में? जो भी सजीव हो उनको खाना तो चाहिए, तो फार्मर का काम क्या है इन सारी चीजों के बीच में? सो फार्मर ग्रो वेजिटेबल्स, जो किसान होता है वो सब्जियों को उगाता है, फ्रूट्स फलों को उगाता है, ग्रेन्स अनाज को उगाता है, फॉर ह्यूमन बींग्स इंसानों के लिए, एंड एनिमल्स जानवरों के लिए भी। ग्रो ग्रास फॉर एनिमल, आप पूछोगे जानवर कहाँ सब्जी खाते हैं, बट जानवर के लिए जो मान लीजिए कि आपने दाना निकाल दिया, तो दाने के बाद जो चीज़ बच जाती है वो एनिमल्स के इस्तेमाल में आती है, ठीक है। दे यूज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उसके साथ ही साथ वो फर्टिलाइजर मतलब खाद का इस्तेमाल करते हैं, मैन्योर मतलब कुदरती खाद का भी इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को उगाने के लिए।
दे डू फार्मिंग, वो खेती बाड़ी करते हैं। इज द लायन राइट इन दिस, इन थिंकिंग दिस, ये क्वेश्चन कोई दूसरा है आई थिंक। इज द लायन राइट, रुको, अच्छा थिंक एंड आंसर में लायन बोल रहा है आई एम अ कार्निवोर, मतलब मैं मांसाहारी हूँ। आई ईट मीट, मैं मांस खाता हूँ। आई हैव नो नीड फॉर प्लांट्स, बोल रहा है मुझे पेड़ पौधों की कोई जरूरत नहीं। एंड फार्मर्स, और ना ही मुझे किसानों की जरूरत है। तो शेर जो है वो यहाँ पे सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है? आप बोलोगे सही सोच रहा है, गलत? गलत सोच रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिन चीजों को खाता है, जैसे कि मान लो शेर किसको खाता है? हिरन को खाता है। बट हिरन कौन सी चीजें खा के जिंदा रहता है? तो पेड़ पौधे खा के, है कि नहीं? तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, पेड़ पौधों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो कोई वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कार्निवोरस हो या हॉर्निवोरस हो, वो सभी को पेड़ पौधों की जरूरत होती ही है। ठीक है, तो आई होप इसके साथ ये पूरा, हाँ, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है आपकी। इसके आंसर्स भी मैं आपको पीडीएफ के तौर पे भेज दूंगा, आप उसको गो थ्रू करिए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट करेंगे, द मैजिकल सीड्स, जादुई बीज के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का बेटा थैंक यू सो मच।